हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JSM स्टडीज़ ऑनलाइन पर। आज से हम 11th क्लास की फ़िज़िक्स की सेकंड बुक का पहला चैप्टर शुरू करेंगे। चैप्टर का नाम है इलास्टिसिटी यानी प्रत्यास्थता। और आज का हमारा पहला लेक्चर है। इसके अंदर हम क्या क्या कवर करेंगे, टॉपिक्स है हमारे आज के। देखिए इसमें क्या लिखा है टॉपिक्स में। पहला टॉपिक्स है हमारा विरूपक बल। विरूपक बल क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। और इसके बाद है इसमें अगला प्रत्यास्थता क्या होता है। उसके बाद है प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितने प्रकार की होती है। और एक टॉपिक और है इसमें प्रत्यास्थता की सीमा क्या होता है। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक है प्रतिबल। प्रतिबल क्या होता है। इसके बाद जो अगला टॉपिक है प्रतिबल के प्रकार, यानी प्रतिबल कितने प्रकार का होता है। इसके बाद जो अगला हेडिंग है हमारा, अगला हेडिंग है विकृति और विकृति के प्रकार। और विकृति यानी कितने प्रकार की होती है। तो आज के टॉपिक में हम ये सारी चीज़ें कवर करने वाले हैं। लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आपको यदि पिछले लेक्चर्स में जो भी डले हैं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर। तो देखिए इसमें पहला हेडिंग है विरूपक बल। पहला हेडिंग है विरूपक बल। तो इसमें देखिए पहले क्या लिखा है। इसमें लिखा है वह बल जो किसी वस्तु पर लगाने से उसकी आकृति, आकार या स्थिति में परिवर्तन कर देता है। क्या कहलाता है, विरूपक बल कहलाता है। मान लिया आपने एक रबड़ का गुटका लिया इस तरीके का और उस पर कोई बल लगा दिया। तो बल लगाने से क्या होगा, जो इसका ये एरिया है अंदर की ओर थोड़ा सा बैंड कर जाएगा, यानी धंस जाएगा। तो अब इसका जो पहला शेप था, पहला शेप आपको इसका दिखाई दे रहा है इस तरीके का था। अब जो बाद में इसका शेप हो गया अंदर की ओर इस तरीके से बैंड हो गया, यानी धंस गया। तो इसका आकार चेंज हुआ, आकृति चेंज हुई। तो जो बल आपने लगाया उस प्रकार का बल जो किसी वस्तु की आकृति में या आकार में परिवर्तन कर देता है, उस बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल बोलते हैं। ठीक है। अब इसके बाद अगला हेडिंग लिखा है इसमें प्रत्यास्थता। तो देखिए प्रत्यास्थता क्या है। इसमें लिखा है किसी वस्तु के पदार्थ का वह गुण। खास बात क्या है, प्रत्यास्थता क्या होता है, पदार्थ का गुण होता है जिसके कारण वस्तु विरूपक बल के द्वारा अपनी आकृति, आकार या स्थिति में होने वाले परिवर्तन का विरोध करती है। यानी जो पदार्थ है वो चाहता है कि मेरी स्थिति और आकार में परिवर्तन ना हो, उस चीज़ का क्या करेगा, विरोध। तो वो जो पदार्थ का जो गुण है विरोध करने का, वो गुण ही क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। यदि आप विरूपक बल हटा लेते हैं तो वस्तु अपनी कंडीशन जैसी थी वैसी ही प्राप्त करने की कोशिश करती है। तो यह लिखा है तथा विरूपक बल के हटा लेने पर वह अपनी पहली स्थिति में आ जाती है या आने का प्रयास करती है। तो वो जो गुण है वो गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। ठीक है। अभी हमने आपको बताया एक रबड़ का टुकड़ा है, इस पर आपने फोर्स लगाया, ये अंदर की ओर बैंड हो जाएगा। यदि आप फोर्स को रिमूव कर देंगे यानी हटा देंगे तो फिर से अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाएगा। हालांकि यहाँ से थोड़ा सा कुछ समय के लिए बैंड रहेगा, यानी मुड़ा हुआ जरूर रहेगा। तो वस्तु का वो गुण जिसके कारण वो अपनी पहली स्थिति में आने का प्रयास करती है, विरूपक बल के हटाने के बाद या विरूपक बल के द्वारा होने वाले परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक है। तो वो गुण क्या कहलाता है, प्रत्यास्थता। अब इससे अगला हेडिंग देखते हैं क्या है। अगला हेडिंग लिखा है प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुओं को 3 भागों में बांटा गया। यानी प्रत्यास्थता के आधार पर वस्तुएं कितनी होती है। पहला लिखा है इसमें प्रत्यास्थ वस्तु। प्रत्यास्थ वस्तु में क्या लिखा है, जो विरूपक बल हटाने पर अपनी पहली अवस्था में पूरी तरह आ जाती है। यानी पूरी तरह जैसी पहली अवस्था में थी वैसा ही पूरी तरह अपनी अवस्था में आ जाती है। तो ऐसी वस्तुएं क्या कहलाती है, प्रत्यास्थ वस्तुएं कहलाती है। मान लिया अभी आपको बताया आपने एक कोई छल्ला लिया, छल्ला लेने के बाद उसे खींच दिया, खींच करके छोड़ दिया, तो अपनी पहली स्थिति में वापस आ जाएगा। ठीक है। परंतु पूरी तरह नहीं आ पाएगा। आपको हम बता रहे कोई भी वस्तु पूरी तरह प्रत्यास्थ नहीं होती है। ठीक है। तो अगला लाइन यही लिखा है कि वास्तव में कोई भी वस्तु पूरी तरह प्रत्यास्थ नहीं होती। यानी मान लिया आपने किसी रबड़ बैंड को लिया, उसे खींच करके छोड़ दिया, तो उसकी कुछ ना कुछ जो लंबाई है, जो उसका गोला है, वो थोड़ा सा उसका साइज बढ़ जाएगा। ठीक है। तो पूरी तरह प्रत्यास्थ नहीं होती है। इसके बाद देखिए क्या लिखा है। इसके बाद ये खास बात है, इसमें लिखा है सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ वस्तु अब तक जितनी भी ज्ञात वस्तुएं उनमें से सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ क्या है, क्वार्टज। क्वार्टज सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ वस्तु होती है। इसके बाद दूसरे प्रकार की वस्तु है इसमें। दूसरे प्रकार की वस्तु में लिखा है सुगठ्य या प्लास्टिक वस्तुएं।
जो विरूपक बल हटाने पर अपनी पहली अवस्था में लौटने का प्रयास नहीं करती, इसमें प्रयास नहीं करती, ठीक है, विकृति की स्थिति में ही बनी रहती है। ऐसे एग्जाम्पल क्या है इसका? एग्जाम्पल है इसका मोम व गीली मिट्टी। यदि मोम और गीली मिट्टी को आपने क्या किया, मोम और गीली मिट्टी को आपने दबा दिया तो वो ऐसी की ऐसी रहेगी, अपनी जैसी कंडीशन में है दबाने के बाद वैसी रहेगी, अपनी पहले वाली स्थिति में आने का प्रयास ही नहीं करने की। तो ऐसी वस्तु क्या कराएगी? सुगट्टे या प्लास्टिक वस्तुएं। अब देखिए तीसरे प्रकार की क्या है? तीसरे प्रकार की वस्तु है दृढ़ वस्तु। दृढ़ वस्तु क्या होती है? इसमें क्या लिखा है? जिनकी निश्चित आकृति होती है, यानी जिनका साइज फिक्स होता है, निश्चित होता है, तथा बाह्य बल लगाने पर उनके कणों के बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? दृढ़ वस्तुएं कहलाती है। मान लिया कोई पत्थर है, पत्थर पर आपने कोई, ये पत्थर है इस तरीके का, आपने इस पर कोई बल लगाया, तो बल लगाने से इसका आकार जैसा है वैसा का वैसे ही रहने वाला है। तो ये वस्तु क्या कहलाएगी? दृढ़ वस्तु है। हालांकि जो पत्थर है उसके जो पार्टिकल है उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, ठीक है। और इसमें क्या बताया गया है साफ साफ? जो अणु है, जो कण है, उनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जहाँ पर ये पार्टिकल है वहीं पर बने रहेगी, फोर्स लगाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी वस्तु क्या कहलाती है? दृढ़ वस्तु। अब देखिए इससे आगे क्या लिखा है कि वास्तव में प्रकृति में कोई भी वस्तु पूरी तरह दृढ़ नहीं है, यानी ना तो प्रकृति में कोई भी वस्तु पूरी तरह प्रत्यास्थ है और ना ही कोई भी वस्तु पूरी तरह दृढ़ है। ना तो कोई भी वस्तु ऐसी है जिसे आपने फोर्स लगाया और लगाने के बाद वो फिर से अपनी पहली कंडीशन जैसी थी वैसी ही प्राप्त कर ले, और ना ही कोई ऐसी वस्तु है जिस पर आपने फोर्स लगाया उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन न हो। परिवर्तन जरूर होगा, ठीक है। यदि परिवर्तन नहीं हो रहा है तो ऐसी वस्तु दृढ़ वस्तु, और यदि परिवर्तन होता है तो ऐसी वस्तु कहलाती है हमारी प्रत्यास्थ वस्तु। वो आपका बताया है। इसके बाद क्या लिखा है? प्रत्यास्थता की सीमा। ये इम्पोर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछा हुआ है। प्रत्यास्थता की सीमा क्या होता है? इसमें लिखा है विरूपक बल का वह मान जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्था का गुण उपस्थित रहता है उस वस्तु के पदार्थ की प्रत्यास्था की सीमा कहलाती है। यानी आप किसी वस्तु पर फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स ऐसा नहीं भाई आपने, आपको मान लिया एक रबड़ दिया, रबड़ का टुकड़ा दिया इस तरीके से, और आपको कहा इस पर फोर्स लगाइए, इधर से भी फोर्स लगाइए और इधर से फोर्स लगाइए, तो आप इतना फोर्स मत लगाइए कि ये टूट ही जाए, ठीक है, ये दो टुकड़ों में डिवाइड हो जाए इस तरीके से। तो ऐसा फोर्स मत लगाइए, इतना फोर्स लगाइए कि आपने जैसे ये बल हटाया, ये वाला बल हटाया और ये वाला बल हटाया, हटाने के बाद वस्तु अपनी पहली स्थिति में वापस से आ जाए, यानी उसके अंदर प्रत्यास्था बची रही। प्रत्यास्था का मतलब क्या है? लचीलापन बचा रहे। यदि बल आपने इतना ज़्यादा लगा दिया कि उसके अंदर लचीलापन है ही नहीं, बचा ही नहीं, आपने बल लगाया, मान लिया खींच करके इतनी लंबी हो गई रबड़, अब आपने बल हटा दिया तो ये फिर से अपनी वापस कंडीशन में नहीं जा रही, ठीक है। तो ऐसी वस्तु या बल का वो मान, अधिकतम मान, ठीक है, जिसके लिए किसी वस्तु में प्रत्यास्था का गुण उपस्थित रहे, यानी प्रत्यास्था का गुण उपस्थित रहना चाहिए, ठीक है। तो ना बल मत लगाओ कि वस्तु टूट जाए। तो वो जो गुण है, वो जो सीमा है, वो बल की जो अधिकतम वैल्यू की जो सीमा है वो क्या कराती है? हमारी प्रत्यास्था की सीमा। इससे आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक है, अगला टॉपिक है प्रतिबल। तो प्रतिबल देखिए क्या होता है। प्रतिबल में क्या लिखा है? इसका फॉर्मूला है सबसे पहले प्रतिबल का। प्रतिबल के फॉर्मूले में लिखा है आंतरिक प्रतिक्रिया बल बटा क्षेत्रफल। ये आंतरिक प्रतिक्रिया बल होता क्या है? मान लिया अभी आपको दिखाया था, ये एक क्या है? रेजर का टुकड़ा है रबड़ का, और इस पर आपने फोर्स लगाया। जैसे आप फोर्स लगाओगे तो जो इसके पार्टिकल है इनके बीच में, ये जो अणु है इनके बीच की दूरी भी क्या होगी? कम होगी। और ये मान लिया इतने वाले एरिया पे काम कर रहा है, इसने इसको रबड़ का जो इतना हिस्सा है इसको अंदर की ओर धंसा दे। जो इसका पार्टिकल है ये एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, तो यानी अंदर फोर्स लगेगा इन अणुओं के बीच में। तो ऐसे फोर्स को हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या इसका दूसरा नाम क्या होता है? प्रत्यानन बल, ठीक है। दूसरा नाम क्या होता है इसका? प्रत्यानन बल। तो देखिए अब जो आंतरिक प्रतिक्रिया बल है उसे किससे लिखते हैं हम? एफ से। और जो आपका एरिया है क्षेत्रफल उसे किससे लिखते हैं हम? ए से। यानी हमारा प्रतिबल का जो फॉर्मूला है, प्रतिबल का फॉर्मूला बन जाएगा F/A, यानी बल बटा क्षेत्रफल। अब यदि हमें परिभाषा लिखना है तो उसमें हमने क्या करा, जो नीचे वाला वैल्यू था ये कैपिटल ए, इसका वैल्यू मान लिया 1 मीटर। क्षेत्रफल है ये, तो 1 मीटर क्या होगा? स्क्वायर। जब हम ए का वैल्यू 1 मीटर रख देंगे यहाँ पे, तो आपका अंदर यानी ऊपर वाला वैल्यू बच जाएगा केवल, और ये किसके बराबर होगा? प्रतिबल के बराबर। तो अगली लाइन में क्या लिखा है? प्रतिबल बराबर आंतरिक प्रतिक्रिया बल, ठीक है। अब देखिए इसकी परिभाषा में क्या लिखा है। परिभाषा में लिखा है
साम्य अवस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल, या दूसरा नाम क्या बताया था, प्रत्यानयन बल को ही हम क्या बोलते हैं, उसका प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, जो प्रतिबल है वो किसके बराबर होगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल के। पर कब होगा, जब उसका क्षेत्रफल कैसा हो, प्रति एकांक क्षेत्रफल हो। ठीक है, तो साम्यावस्था में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल या प्रत्यानयन बल क्या कहलाता है, प्रतिबल कहलाता है। अब देखिए इसमें अगला क्या लिखा है, आगे लिखा है आंतरिक प्रतिक्रिया बल विरूपक बल के ही बराबर होता है। आंतरिक प्रतिक्रिया बल का मतलब क्या था, यदि ये कोई रेजर का टुकड़ा है, इस पर आपने फोर्स लगाया और फोर्स लगाने से क्या होगा, इसका आकार चेंज हो जाएगा, इस तरीके से अंदर की ओर ये बैंड हो जाएगा। ठीक है, अंदर की ओर ये धंस जाएगा। तो ये जो बल आपने लगाया, इस बल को हम क्या बोलेंगे, विरूपक बल। क्यों बोलेंगे विरूपक बल, क्योंकि ये इसके आकार में, आकृति में परिवर्तन करता है। तो ऐसे बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल। ठीक है, इस बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल। तो जब आपने विरूपक बल लगाया तो जो इसके पार्टिकल थे अंदर, उनके बीच में भी एक बल लगा, उसको हमने क्या बोला, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। वो आंतरिक प्रतिक्रिया बल कब लगा, जब आपने ऊपर से क्या लगाया, फोर्स लगाया। ठीक है, और वो फोर्स कैसा था, विरूपक बल। उसके कारण क्या उत्पन्न हुआ अणुओं के बीच में, आंतरिक प्रतिक्रिया बल। तो यानी आंतरिक प्रतिक्रिया बल विरूपक बल के ही बराबर होता है। ठीक है, यानी आप जो फॉर्मूला है प्रतिबल का, उसमें आंतरिक प्रतिक्रिया बल के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, विरूपक बल। ठीक है, तो प्रतिबल का फॉर्मूला हो जाता है आपका विरूपक बल बटा क्षेत्रफल। अब इससे आगे देखते हैं, ये खास बात है, ये आपको याद रखना है जो आगे लिखा है इसमें। इसका SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, SI मात्रक मतलब जो बल है, बल का मात्रक बटा क्षेत्रफल का मात्रक। अब देखिए बल का मात्रक क्या होता है आपको पता होना चाहिए, न्यूटन। और जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। और जो इसका दूसरा मात्रक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है, पास्कल। अब यदि आपको इसकी विमा निकालनी है तो विमा कैसे निकाल लेंगे, बल की विमा बटा क्षेत्रफल की विमा। बल की विमा क्या होती है, MLT-2। ये तो हो गई बल की विमा। जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल की विमा क्या होती है, L2। ठीक है, अब इसे L2 को आप ऊपर ले जाएंगे तो -2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, +1। तो -2 में से आप +1 घटा दें, कितना बच जाएगा, -L1। ठीक है, तो यानी विमा क्या होगी, ML-1T-2। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग है प्रतिबल के प्रकार। प्रतिबल कितने प्रकार का होता है, तो देखिए प्रतिबल के प्रकार, इसमें पहला प्रकार लिखा है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल में बताया है, जब किसी वस्तु की सतह के अभिलंबवत विरूपक बल कार्य करता है तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिबल को क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। देखिए किस प्रकार से बोला है, इसमें ये कोई वस्तु है, इस पर जो फोर्स लगाया गया है इस बार वो अभिलंबवत, यानी जो इसका तल है इससे 90 डिग्री पे फोर्स काम करना चाहिए। यदि 90 डिग्री पे फोर्स काम कर रहा है तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, अभिलंब प्रतिक्रिया बल या अभिलंब प्रतिबल कह सकते हैं आप। ठीक है, अभिलंब प्रतिबल क्या होता है, जब वस्तु पर जो बल लगता है उसकी सतह से 90 डिग्री पर, यानी अभिलंबवत लगता है, तो उस टाइम पर उसके एकांक क्षेत्रफल पर जितना भी बल कार्य करेगा वो कहलाएगा अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल के बाद में अगला हेडिंग है अनुदैर्ध्य प्रतिबल। तो देखिए अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या लिखा है इसमें, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जब वस्तु पर कार्य करने वाले विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन होता है तो उसके एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। ठीक है, यानी आपने इस प्रकार से बल लगाया कि केवल उसकी लंबाई या तो घट रही है या बढ़ रही है। अब देखिए इसमें पहला डायग्राम ये है, इसमें क्या करा आपने, इधर से भी फोर्स लगा दिया और इधर से फोर्स लगा दिया, तो क्या होगा, इसकी लंबाई बढ़ेगी। ठीक है, चित्र में भी दिख रहा है आपको, इसकी क्या हो रही, लंबाई बढ़ रही। यदि इसकी लंबाई बढ़ रही तो इस प्रकार के हम बल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इस प्रकार के बल को तनन, क्या बोलते हैं, तनन प्रतिबल। क्या नाम है इसका, इसका नाम है तनन प्रतिबल। और यदि आपने इसे दबाया, यदि जैसा चित्र नंबर 2 में दिखाया है, यदि आपने इसे दबा दिया तब इस प्रकार का जो बल है वो बल कहलाता है आपका संपीड़ीय, उसका नाम क्या है, संपीड़न या संपीड़ीय प्रतिबल। ठीक है, क्या नाम है, संपीड़ीय या संपीड़न प्रतिबल। अब किस बार आपने इधर से और इधर से फोर्स लगाया, ठीक है, दोनों तरफ से प्रेस कर दिया यानी दबा दिया,
तो अब भी क्या हो रहा है, दबाने के पर भी इसकी लंबाई में परिवर्तन होने है। अब इस बार क्या होगा, इसकी लंबाई घट जाएगी। पहली कंडीशन में क्या थी, लंबाई बढ़ जाएगी। तो यानी ऐसा बल जो किसी वस्तु की लंबाई में परिवर्तन करता है, या तो उसे घटा देता है या उसे बढ़ा देता है। ठीक है, तो ऐसा बल क्या कहलाता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अब इसमें दूसरे प्रकार का बल है हमारा, और जो अनुदैर्ध्य प्रतिबल है उसके भी दो प्रकार बताए हमने आपको। यदि आप खींच करके लंबाई बढ़ा रहे हैं तो उसका नाम होगा तनन प्रतिबल। यदि आप उसे दबा करके दोनों तरफ से फोर्स लगा करके उसकी लंबाई को कम कर रहे हैं, तब वो फोर्स कराएगा हमारा संपीड़न प्रतिबल या संपीड़ीय प्रतिबल। ठीक है, इसके बाद अगला हेडिंग है आयतन प्रतिबल। क्या है अगला हेडिंग, आयतन प्रतिबल। इसमें देखिए क्या लिखा है आयतन प्रतिबल में। इसमें लिखा है, यदि वस्तु पर कार्य करने वाले विरूपक बल के कारण वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन हो, यानी आपने ऐसा फोर्स लगाया जिससे केवल आयतन चेंज हो रहा है। देखिए इस डायग्राम में आयतन, पहले इसका जो डॉटेड डॉटेड लाइन दिखाया गया है वहाँ तक था। आपने इस प्रकार से फोर्स लगाया कि इसका आयतन यानी घट गया, और जब इसका आयतन घटेगा तो उस टाइम पे जो इसके प्रति एकांक क्षेत्रफल पर फोर्स लगेगा, आंतरिक प्रतिक्रिया बल जो लगेगा, उस बल को हम क्या बोलेंगे, आयतन प्रतिबल। ठीक है, तो यही लिखा है इसमें कि यदि वस्तु पर कार्य करने वाले विरूपक बल के कारण वस्तु की केवल आयतन में परिवर्तन होता है, तो वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाला आंतरिक प्रतिक्रिया बल क्या कहलाता है, आयतन प्रतिबल कहलाता है। अब आपने देखो चारों तरफ से इसमें फोर्स लगाया, यानी इसे आप क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं, तो यानी जो आपका आयतन प्रतिबल होगा वो किसके बराबर होगा, दाबांतर। दाब में कितना अंतर हुआ, पहले इस पर जो ये डॉटेड है यहाँ पर कितना फोर्स लगा था, यानी कितना प्रेशर लगा था, और बाद में आपने कितना प्रेशर लगा दिया, तो दोनों का अंतर कर देंगे तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, हाँ, आयतन प्रतिबल। इसके बाद आगे हमारा हेडिंग है नेक्स्ट टिप है, अगला हेडिंग है हमारा स्पर्श रेखीय या क्या नाम है, अपरूपण प्रतिबल। तो देखिए स्पर्श रेखीय अपरूपण प्रतिबल क्या होता है, जब वस्तु की सतह पर स्पर्श रेखीय दिशा में विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति में परिवर्तन होता है, परंतु आयतन में परिवर्तन नहीं होता। खास लाइन है, आयतन में परिवर्तन नहीं होने का, इस बार केवल किस में परिवर्तन होगा, आकृति, केवल आकृति ही बदलेगी। ठीक है, आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस स्थिति में वस्तु के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले आंतरिक प्रतिक्रिया बल को स्पर्श रेखीय या अपरूपण प्रतिबल कहते हैं। देखिए जैसा डायग्राम में दिखाया गया है, डायग्राम में क्या दिखाया है आपको, ये एक वस्तु थी जो आपको ब्लैक लाइन से दिखाई दे रही है, उस पर ऊपर वाली सतह पर इस तरीके से फोर्स लगाया, तो इसका जो नीचे वाला सतह है ये पृथ्वी के संपर्क में स्थिर अवस्था में रहेगा, और ऊपर वाला थोड़ा सा खिसक जाएगा। जैसे आपने एक कार्डबोर्ड का बॉक्स ले लिया और बॉक्स लेने पर उस पर ऊपर से फोर्स लगाया तो ऊपर वाला सतह आगे की ओर धकल जाएगा, है खिसक जाएगा, परंतु नीचे वाला जो ज़मीन के संपर्क में वो नहीं खिसकेगा। यानी अब क्या हुआ, उसका आकृति पहले के मुकाबले यानी पहले की तुलना में बदल गया, परंतु उसका वॉल्यूम तो वही रहेगा। आपने उसकी भुजा छोटी नहीं की, बड़ी नहीं की, ठीक है, बस थोड़ा सा आकृति में चेंज कर दिया, यानी स्पर्श रेखीय दिशा में आपने फोर्स लगाया, तो उस बल को हम क्या बोलते हैं, स्पर्श रेखीय या अपरूपण बल। ठीक है, समझ में आ रहा होगा डायग्राम से। इसके बाद इसमें अगला हेडिंग है विकृति, इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेन, विकृति। तो देखिए विकृति में क्या लिखा है, जब किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो वस्तु के आकार या आकृति में परिवर्तन हो जाता है। ये बात अभी पहला ही हेडिंग था, यदि किसी वस्तु पर आपने क्या लगाया, कोई बल लगाया, ठीक है, और यदि उसके आकार आकृति या स्थिति में परिवर्तन होता है तो उस प्रकार के बल को हम क्या बोलते हैं, विरूपक बल। अब यही बात बताया, यदि आपने किसी वस्तु पर विरूपक बल लगाया जाता है तो उसकी आकृति आकार में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। तो वस्तु के आकार या रूप में होने वाले भिन्नात्मक परिवर्तन को क्या बोलते हैं, विकृति। यानी जो परिवर्तन हुए, ये जो परिवर्तन हुए विरूपक बल लगाने के कारण, ये परिवर्तन ही क्या कहलाते हैं, विकृति। ठीक है, अब ये विकृति भी कितने प्रकार की है, 3 प्रकार की। अगला हेडिंग है विकृति 3 प्रकार की होती है। देखिए पहला हेडिंग है आपका अनुदैर्ध्य विकृति। तो आपने देखिए सबसे पहले में क्या पढ़ा था, अभिलंब प्रतिबल, और उसके बाद अनुदैर्ध्य विकृति। यहाँ पर भी क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति, यानी वहाँ पर पढ़ा था अनुदैर्ध्य बल और यहाँ पर क्या है, अनुदैर्ध्य विकृति। तो जो प्रतिबल के नाम है वे इन्हीं के नाम सेम ही है। अब देखिए इसमें क्या लिखा है, यदि विरूपक बल वस्तु की केवल लंबाई में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अनुदैर्ध्य विकृति कहलाती है। ऐसे ही आपका क्या था, अनुदैर्ध्य बल भी क्या करता था, केवल लंबाई में परिवर्तन, और अनुदैर्ध्य विकृति भी क्या करती है, केवल और केवल लंबाई में
परिवर्तन करती है। यदि लंबाई में परिवर्तन करते हैं तो उसको बोलते हैं अनुदैर्ध्य। यदि बल करता है तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल। यदि विकृति करती है तो अनुदैर्ध्य विकृति। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है इसका, अनुदैर्ध्य विकृति बराबर लंबाई में परिवर्तन कितना हुआ बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी शुरू में लंबाई कितनी थी। तो फॉर्मूला क्या होता है, लंबाई में परिवर्तन बटा प्रारंभिक लंबाई, यानी डेल्टा एल लंबाई में परिवर्तन अपॉन एल, एल का मतलब प्रारंभिक लंबाई। इसके बाद अगला आपने वहाँ पर भी पढ़ा था आयतन प्रतिबल। आयतन प्रतिबल में क्या हो रहा था, जब केवल आयतन में परिवर्तन हो रहा था। ऐसा यहाँ पर भी है आयतन विकृति में, यदि विरूपक बल वस्तु के केवल आयतन में परिवर्तन करता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति क्या कहलाती है, आयतन विकृति कहलाती है। तो आयतन विकृति का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन विकृति का फॉर्मूला होता है आयतन में परिवर्तन बटा प्रारंभिक आयतन, यानी आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। अब देखिए आपने पिछले जो पढ़ा था फॉर्मूला, मैंने दो डायग्राम आपको दिखाया गया था, उसमें एक ऐसा गोला लिया था, उस पर चारों तरफ से क्या लगाया था, फोर्स लगा दिया था। ठीक है, चारों दिशाओं से उस पर फोर्स लगाया था तो उसका आयतन घट रहा था। यानी हमें साफ साफ पता चल गया था पिछले वाले आयतन प्रतिबल में कि यदि हम चारों तरफ से फोर्स लगाते हैं, दाब लगाते हैं तो आयतन घटता है। तो इसीलिए इस वाले फॉर्मूले में क्या है, आयतन घटा यानी माइनस, आयतन घटा यानी क्या आएगा माइनस। तो क्या आएगा माइनस डेल्टा वी अपॉन वी, क्योंकि आयतन घट रहा है तो इसीलिए क्या आया माइनस। माइनस पता चला आपको कहाँ से आया, क्योंकि आयतन फोर्स लगाने से क्या होता है, घटता है। अब इसमें लिख रखा है, ये वाली बात भी लिख रखी है, चूँकि इसमें आयतन घटता है इसीलिए क्या आया माइनस। इसके बाद अगला है नंबर 3 विकृति, अपरूपण विकृति। तो देखिए वहाँ पर आपका भी आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, अपरूपण प्रतिबल, यानी आप स्पर्श रेखीय दिशा में यदि फोर्स लगाते हैं उसका आयतन नहीं बदलता, केवल जब आकृति में परिवर्तन होता है। तो ऐसा जो प्रतिबल था वो क्या कहला रहा था आपका, अपरूपण प्रतिबल। अब अपरूपण विकृति भी यही है, यदि प्रतिबल वस्तु की केवल आकृति में परिवर्तन करता है जबकि उसका आयतन अपरिवर्तित रहता है तो वस्तु में उत्पन्न विकृति अपरूपण विकृति कहलाती है। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपरूपण विकृति किससे लिखते हैं हम, थीटा से। और इसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स अपॉन एच। ठीक है, होता है डेल्टा एक्स अपॉन एच, यानी जितना परिवर्तन हुआ उसकी स्थिति में और अपॉन जितना उसकी ऊंचाई थी, हाइट। ठीक है, तो इन दोनों का अनुपात क्या कहलाता है, अपरूपण विकृति। आज का आपको जितना भी सब कुछ कराया गया है, यदि आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो कुछ भी आपको ये पढ़ाया गया है उसे अच्छे से नोट्स बना लीजिए और उनको लिखिए और याद करते रहिए। यदि आप याद नहीं करेंगे तो सब कुछ भूल जाएंगे, और भूलना ये बहुत बड़ी बीमारी होती है। ठीक है, तो हमको भूलना नहीं है, हमको अच्छे से तैयारी करनी है। ठीक है, तैयारी ये किस चीज़ के लिए तैयारी हो रही है आपकी, ये केवल बोर्ड एग्ज़ाम के लिए तैयारी नहीं है, ये आपके भविष्य के लिए तैयारी है। यदि आप किसी भी लेवल की तैयारी करते हैं तो उसमें आपको ये सब देखने को मिलेगा। ठीक है, यदि आप अभी यहाँ पर अच्छे से इनको पढ़ लेंगे, अच्छे से याद कर लेंगे तो आपको आगे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। ठीक है, इसीलिए आपको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए ये तो अभी आपको बताया है हमने अपरूपण विकृति, उसमें ये वाला जो परिवर्तन हुआ डेल्टा एक्स और ये है एंगल थीटा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, थीटा बराबर चाप बटा त्रिज्या, यानी ये तो चाप बटा त्रिज्या, यानी हाइट कितनी है इसकी एच। यदि हम हाइट एच ले लेते हैं तो थीटा बराबर डेल्टा एक्स अपॉन क्या हो जाएगा एच, तो होती है अपरूपण विकृति। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।